नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के आर्थिक विकास मॉडल पर प्रकाश डालना, यानी मिसेस जॉन रॉबिन्सन इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर या लाभ की दर के साथ ये जनसंख्या की वृद्धि की दर दोनों बराबर हो जाए तो हम गोल्डन स्टेज की स्थिति में पहुंच जाते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1956 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये मोस्टली पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी, तो इसको श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का जो ये आर्थिक मॉडल था, ये विभिन्न घटकों को लेकर के कार्य करता है। जैसे इसमें पहला घटक था जनसंख्या वृद्धि की दर और पूंजी संचय की दर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि जनसंख्या की वृद्धि दर जिसको हम डेल्टा एन अपॉन एन कहते हैं, पूंजी वृद्धि दर जिसको हम डेल्टा के अपॉन के कहते हैं, यदि और उत्पादन वृद्धि दर पर जनसंख्या वृद्धि दर के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में जो एक विकसित देश की मुख्य समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या, उसको लेकर के उस पूंजी संचय की दर या गोल्डन स्टेज की बात करते हैं जहां पर अर्थव्यवस्था सतत विकास कर सकती है। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में अल्प विकसित देशों के प्रमुख चर जनसंख्या वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि आदि घटकों को लेकर पूंजी संचय की दर या लाभ की दर से इंटरलिंक करती है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, अल्प विकसित देशों की विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। यानी अर्थव्यवस्था में वो विकास, वो गति या दर प्राप्त करना या वो लाभ की दर या पूंजी निर्माण की दर को प्राप्त करना जहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार दिया जा सके और उत्पादन में वृद्धि किया जा सके, ताकि आर्थिक समृद्धि के हम एक अनुकूलतम पाथ पर चल सके। इस सिद्धांत की मान्यताएं निम्नलिखित है। अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा श्रम ही उत्पादन के साधन है। यानी प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने दो ही साधन लिए हैं, एक कैपिटल और दूसरा इन्होंने एल मींस लेबर को लिया है। यानी उत्पादन के दो साधनों को लिए है। पूंजीपति का कार्य होता है बेनिफिट या लाभ की दर को प्राप्त करना और री इन्वेस्टमेंट करना, जिससे पूंजी का निर्माण की जिम्मेदारी पूंजीपति की हो जाती है, और श्रमिक का होता है श्रम उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में श्रमिक यानी डेल्टा एन अपॉन एन, जिसको हम जनसंख्या वृद्धि दर भी कह सकते हैं, इन साधनों को एक निश्चित अनुपात में ही उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है। जब भी मशीनों के साथ श्रमिक या पूंजी को लगाया जाता है, एक निश्चित अनुपात ही में ही कार्य करते हैं। इन साधनों के योगदान के अतिरिक्त किसी प्रकार की तकनीकी परिवर्तन नहीं होता है। यानी टेक्निकल प्रोग्रेशन को कांस्टेंट मान लिया गया है, टेक्निकल प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके, श्रमिक तथा उद्यमी, यहाँ पर कैपिटलिस्ट को हमने उद्यमी के रूप में शो किया है। श्रमिक और उद्यमी दोनों ही कार्य कर रहे हैं और दोनों ही वर्ग हैं। इसमें ये वर्ग है, जो वर्ग लिख गया वर्ग है, और कुल वास्तविक आय इनकम इन्हीं दोनों वर्गों में विभाजित होती है। यानी जो भी हमारे पास इनकम होगी उसको लेबर को एज अ वेज तथा उद्यमी को एज अ प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? तो यानी दो ही कैटेगरी के बीच में, इन दो वर्गों के बीच में ही उत्पादन का विभाजन किया जाता है। मजदूरी करने वाले श्रमिक अपनी सारी आय उपभोक्ता व्यय कर देते। ये एजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी मजदूर जो है उनकी मान लिया गया है कि एमपीएस इज 0 एंड एमपीसी इज वेरी हाई, यानी उनकी बचाने की प्रवृत्ति शून्य है तथा सारा का सारा वो कंज्यूम कर जाते हैं, उपभोग कर जाते हैं। वहीं पूंजीपति में यह माना गया है, पूंजीपतियों के लिए, कि वो सारी की सारी इनकम को
बचाते हैं और उनकी एमपीसी शून्य है। ये एजम्पशन दैट इज वेरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इन दिस टॉपिक। मजदूर संपूर्ण जो पाता है अपना रिवार्ड पुरस्कार उसको कंज्यूम कर जाएगा, पूंजी पर जितना भी रिवार्ड पाएगा वो सब री इन्वेस्टमेंट करेगा। ये एजम्पशन है। संपूर्ण आय सकल मजदूरी व सकल लाभ के बराबर होती है, यानी जितनी भी आपकी इनकम होगी वो वेज के रूप में और प्रॉफिट के रूप में ही डिवाइड हो जाएगी। कोई एक्सेस कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। देश में श्रम की पूर्ति पर्याप्त है, यानी जितने आप लेबर चाहिए वो मिलेंगे। उद्यमी जितनी मात्रा में चाहे श्रम को रोजगार में लगा सकता है, यानी अनलिमिटेड, एक अल्पविकसित देश में अनलिमिटेड मात्रा में ही लोग पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो डेवलपिंग कंट्रीज की होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये एजम्पशन वर्क कर रही है कि जितनी इकोनॉमी में लेबर की आपको नीड्स है वो आप पा सकते हो। अर्थव्यवस्था दो रूप में है, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड दैट इज ओपन इकोनॉमी। ओके, नाउ अब हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो साधन हैं, अतः जो आपकी नेशनल इनकम है वो श्रमिक को, एन मीन्स श्रमिक को मजदूरी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यानी श्रमिक और उनकी मजदूरी को यदि मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, श्रमिक और उनकी मजदूरी को, ये आपका VW मीन्स होता है, यहाँ पर वेज है, और एन मीन्स होता है लेबर, यानी लेबर को उनकी मजदूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन गॉट द शेयर ऑफ लेबर्स। और यहाँ पर P आपका प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट रेट है, कैपिटल को प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू कैन गॉट, क्या मिल जाएगा, शेयर ऑफ कैपिटलिस्टिक। तो इस प्रकार नेशनल इनकम आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, आपका लेबर का जो होगा पार्ट, आप वेज को क्या हुआ, नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेज को नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको शेयर ऑफ क्या मिल जाएगा, शेयर ऑफ लेबर मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉफिट रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे कैपिटल से, जो यहाँ पे के से डिनोट किया गया है, तो आपको मिल जाएगा शेयर ऑफ कैपिटलिस्टिक। यानी इन दोनों का शेयर, ये आपका लेबर का शेयर है, ये पूंजीपति का शेयर है, ये राष्ट्रीय आय का विभाजन इन्हीं दोनों के मध्य हो जाता है। यहाँ पर Y को नेशनल इनकम में डिनोट किया गया है, W फॉर वेज है, N फॉर नंबर ऑफ लेबर्स है, P फॉर प्रॉफिट रेट है, K फॉर नंबर ऑफ कैपिटल है। ओके, प्रॉफिट रेट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्युमुलेशन, अर्थात अर्थव्यवस्था में लाभ की दर पूंजी संचय की दर या पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करती है। यानी P अपॉन Y इट विल बी डिपेंड अपॉन कैपिटल एक्युमुलेशन, यानी डेल्टा K अपॉन K, इस पर निर्भर करेगी। यदि पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी तो लाभ की दर अधिक होगी, जिससे इकोनॉमी में लगातार रीइन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा। अब चलिए, ये आपके जो पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको लाभ के फॉर्म में रखें तो किस प्रकार से रख सकते हैं। तो लाभ के फॉर्म में हम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि P इक्वल टू Y माइनस WN ऑब्लिक K, अर्थात यदि, क्योंकि लाभ की दर ही इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि लाभ की दर बढ़ेगी तो लगातार जो बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो लाभ की दर अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम और WN जो आपके पास क्या कहते हैं मजदूरों का शेयर है उसके रेशियो पर निर्भर करेगा। 10वीं कंसेप्ट, और वेज रेट का जो हमारे पास फार्मूला होगा, वेज रेट का फार्मूला हम कैसे पा सकते हैं, W अपॉन Y माइनस P K ऑब्लिक N। तो इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन मिल जाते हैं, एक हमारा पास प्रॉफिट रेट का मिल जाता है, दूसरा हमारे पास, तो प्रॉफिट रेट का इक्वेशन जो उधर था उसे एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं। Y इक्वल टू WN प्लस PK, ये था।
हमको लाभ की दर निकालना, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो माइनस पी के इक्वल टू वाई को उधर ले जाते हैं, तो माइनस वाई प्लस डब्ल्यू एन। ओके, अब हम माइनस दोनों तरफ हटाते हैं, तो पी के इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू एन। अब हमको लाभ की दर निकालना, तो पी बराबर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एन अपॉन ए। ये लाभ की दर का फार्मूला है, ये लाभ की दर का फार्मूला है, जो ये हमको बताता है कि अर्थव्यवस्था में लाभ की दर श्रमिकों को मजदूरी, देखिए ये आपकी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम से यदि श्रमिकों की मजदूरी देने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसका पूंजी के अनुपात ही लाभ का दर होगा। यदि श्रमिकों की मजदूरी का मान कम होगा तो लाभ की दर का मान अधिक होगा। तो इस प्रकार P इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू एन अपॉन के में हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में लाभ की दर यानी प्रॉफिट रेट, लाभ की दर आय, वास्तविक मजदूरी और पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती है। और यदि अर्थव्यवस्था में लगातार मजदूरी का शेयर कम होता जाए तो लाभ की दर बढ़ेगी, या नेशनल इनकम का पार्ट बढ़ता जाए तो भी लाभ की दर बढ़ेगी। इस इक्वेशन को हम पुनः नोट कर लेते हैं, और हमने क्या लिखा, y इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस पी के। अब हमको मजदूरी दर निकालना है, तो इस पार्ट को हम बाएं साइड लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो डब्ल्यू एन इक्वल टू माइनस वाई प्लस पी के। अब हम माइनस को हटाते हैं, तो डब्ल्यू एन इक्वल टू वाई माइनस पी के। माइनस से अब हमको क्या करना है, वेज रेट निकालना, y इक्वल टू वाई माइनस पी के अपॉन एन। तो ये हमारे पास मजदूरी दर का हमारे पास फार्मूला मिल जाता है, जो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, यदि राष्ट्रीय आय में से लाभ का दर घटा दें तो हमें मजदूरी दर ज्ञात हो जाएगी, और ये मजदूरी दर हमें ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे राष्ट्रीय आय का हिस्सा बढ़े लेकिन लाभ का हिस्सा घटे तो अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर भी बढ़ती चली जाएगी, और नंबर ऑफ लेबर बढ़ने से, एन का मान बढ़ने से वाई का, डब्ल्यू का मान यानी वेज का मान घटेगा। अर्थात जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, यदि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और लाभ का दर नहीं बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में मजदूरी का दर कम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो प्रॉफिट रेट इक्वेशन और दूसरा है वेज रेट इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस मॉडल को समझने के लिए। नाउ हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय, प्रोफेसर किन्स के मॉडल को इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने उन्हीं के मॉडल के टूल से इसको एक्सप्लेन किया। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय या तो उपभोग की जाएगी या तो निवेश किया जाएगा। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचत जितनी होती है वो निवेश हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में जो बचत होती है वो लाभ की दर पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में बचत लाभ की दर पर निर्भर करता है, और निवेश अर्थव्यवस्था में नई पूंजी की निर्माण की दर होती है। इस प्रकार I इक्वल टू एस करने पर हम P के इक्वल टू के डेल्टा के कर देते हैं, और लाभ की दर बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा के अपॉन के, अर्थात प्रॉफिट रेट। जो प्रॉफिट रेट होगा वो अर्थव्यवस्था में डेल्टा के अपॉन यानी प्रारंभिक पूंजी और पूंजी में परिवर्तन, इस दर पर यानी पूंजी संचय की दर, पूंजी संचय की दर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ये जो आपका फार्मूला बना P इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनता है ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी की दर, पूंजी संचय की दर, जिसको हम कह सकते हैं लाभ की दर के बराबर है। पूंजी संचय की दर लाभ के दर के बराबर है, और पूंजी संचय की दर उन्हीं घटकों पर निर्भर करती है जिन पर लाभ की दर निर्भर करती है। यदि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर डेल्टा के अपॉन के
जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर हो जाए तो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की स्टेज को हम गोल्डन एज की संज्ञा देते हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की दर या पूंजी निर्माण की दर जनसंख्या वृद्धि दर के यदि बराबर हो जाए तो अर्थव्यवस्था में यही गोल्डन स्टेज है। अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर उतनी है जो अतिरिक्त आई हुई जनसंख्या है उसको रोजगार उपलब्ध करा रही है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये जो आपका स्टेज है ये गोल्डन एज का नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी संचय के दर के बराबर है। पूंजी संचय की दर के बराबर है तो अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोजगारी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि कुल वार्षिक उत्पादन पूंजी की मात्रा, श्रम शक्ति तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में स्थिर अनुपात से बढ़ती रहती है। इसी को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो आपके पास टोटल एनुअल प्रोडक्शन है उसके साथ ही साथ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल है, श्रम शक्ति है, लेबर पावर है एंड पर कैपिटा इनकम है और साथ ये अगर स्थिर अनुपात से बढ़ती रहती है तो इसको हम स्वर्ण युग कहेंगे। संक्षिप्त रूप में एक आदर्श व्यवस्था है, ये एक प्रकार की आइडियल स्टेज है। अगर अर्थव्यवस्था में सभी की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में कोई चीजों के एक्सेस या अल्प मात्रा न कर दे तो अर्थव्यवस्था में शायद ये बेस्ट कंडीशन होगी जिसमें ना तो जनसंख्या और ना ही उत्पादन अथवा पूंजी संचय की कमी या अधिकता, ना तो शॉर्टेज है ना तो ओवर है। अर्थात जितनी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुपात में पूंजी भी बढ़ती चली जा रही है। इसको प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन स्टेज की संज्ञा दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन रहा। आइए अब रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। आधार अक्ष पर एक्स एक्सिस पे हमने पूंजी श्रम अनुपात को लिया है, कैपिटल लेबर रेशियो को, और हमने दूसरी तरफ माइनस एक्स एक्स पर हमने श्रम की वृद्धि दर को लिया है, यानी डेल्टा एन अपॉन एन को लिया है। ठीक है, अब कैपिटल लेबर रेशियो हमने इधर लिया, प्रति व्यक्ति उत्पादन को हमने वाई एक्सिस पर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ओपी प्रोडक्शन है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी ये ओपी आपका क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। क्लियर है? अर्थव्यवस्था जी पॉइंट पर गोल्डन एज पर रहती है, गोल्डन एज पॉइंट है, दिस इज गोल्डन एज पॉइंट। जहां पर से हमने एक टेंजेंट रेखा खींचा और ये टेंजेंट रेखा हमको रेड कलर से दिखाई पड़ता है। जो अर्थव्यवस्था में टेंजेंट रेखा खींची गई है, अब हम इस टेंजेंट रेखा को लंब अक्ष को डब्ल्यू पॉइंट पर काट करता है और हमने इस रेखा को यानी अर्थव्यवस्था में केजी टोटल उत्पादन हो पा रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या कि एक हमारे पास एंगल प्राप्त होता है अल्फा, दूसरा एंगल प्राप्त होता है बीटा। तो यहां पर देख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि GE अपॉन EW इज इक्वल टू, यानी आपका ये पोर्शन इस ट्रायंगल का ये इस रेशियो के बराबर है तथा ये आपका पास है OW अपॉन OB, ये आपका रेशियो बराबर है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कितना होता है, हमारे पास कुल उत्पादन होता है टोटल प्रोडक्शन। कितना होता है? टोटल प्रोडक्शन होता है
चतुर्भुज AG KO, ये टोटल प्रोडक्शन होता है। आप यहां से ये देख सकते हो, ये टोटल प्रोडक्शन है। इसमें से श्रमिक का जो शेयर है वो है आपका ये पार्ट, ये श्रमिक का शेयर है कितना, OW चतुर्भुज OWEK, ये दिस इज द शेयर ऑफ लेबर, अर्थात ये जो आपका पार्ट है वो लेबर का है और ये जो पोर्शन है ये पूंजी का प्रॉफिट है, पूंजीपति का प्रॉफिट है। तो देखिए जो कुल उत्पादन होता है वो दोनों के मध्य बराबर डिवाइड हो जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में ये जो पार्ट है ये प्रॉफिट का पार्ट है और ये जो आपका पार्ट है ये वेज का पार्ट है। तो रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो हमारा उत्पादन होता है वो दोनों के मध्य, ये पोर्शन टोटल उत्पादन कितना हुआ OA, टोटल उत्पादन कितना है OA, जिसमें से ये पार्ट आपका कैपिटलिस्टिक का है जो प्रॉफिट के रूप में है और ये जो पोर्शन है वो लेबर का वेज के पार्ट में है। तो इस प्रकार दोनों के मध्य बराबर या इक्वल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेशनल इनकम। तो इस प्रकार हमें ये जो पॉइंट होता है ये गोल्डन एज हमें प्राप्त हो जाती है, जहां पर अर्थव्यवस्था में टेंजेंट tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उत्पाद दोनों के मध्य समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में ये कंडीशन ये है कि अर्थव्यवस्था में यदि डेल्टा n का मान अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो पूंजी निर्माण दर से, यानी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा हो और पूंजी निर्माण की वृद्धि दर कम हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी स्थिति में बेरोजगारी दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में वेज को कम कर देगी। जब वेज को कम कर देगी तो रियल वेज और कम होगा, रियल वेज कम होने से प्रॉफिट का शेयर बढ़ेगा और प्रॉफिट का शेयर बढ़ने से अर्थव्यवस्था में इसका यानी पूंजी निर्माण की दर तेज होगी और अर्थव्यवस्था में हम फिर से संतुलन डेल्टा n अपॉन डेल्टा k पर आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था में गोल्डन स्टेज पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में यह भी होगा कि जब अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर ज्यादा होगी, श्रम की वृद्धि दर कम होगी, तो अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में हम पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। ओके, यदि जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची है, जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा था, पहले कंडीशन में देखा था, तो वो अल्प रोजगार की स्थिति को जन्म देती है और इस स्थिति में श्रमिकों को अधिकता मजदूरी घटा देगी। जब ज्यादा श्रमिक हो जाएंगे तो मजदूरी क्या करेगी, डिक्लाइन कर जाएगी और कीमतों में स्थिरता रहने से वास्तविक मजदूरी और कम हो जाएगी, रियल वेज और कम हो जाएगा, जिससे परिणाम ये होगा कि एक तरफ तो पूंजी वृद्धि दर बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक जनसंख्या के बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था गोल्डन स्टेज से यदि संतुलन की स्थिति में होती है तो पुनः संतुलन स्थिति में पहुंच जाएगी। स्थिर अवस्था स्वर्ण युग की एक विशिष्ट अवस्था होती है, एक पर्टिकुलर होती है, एक स्पेशल कंडीशन होती है। इसमें विकास अनुपात एक निश्चित होता है, लाभ की दर शून्य होती है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट रेट नहीं होता और उद्योगों के उत्पादन का कुल भाग मजदूरी के रूप में समाप्त हो जाता है यदि अर्थव्यवस्था में। तो इस अवस्था को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने आर्थिक मोक्ष की अवस्था कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस अवस्था में उपभोग अपने इस अधिकतम स्तर पर हो जाएगा जब अर्थव्यवस्था में लाभ की दर शून्य हो जाए और सारा का सारा आपका नेशनल इनकम वेज के रूप में मजदूरों को मिले और मजदूरों का कंजप्शन सबसे ज्यादा हो जाए, तो इसे प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने आर्थिक मोक्ष की अवस्था कहा है, जो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अवस्था में उपभोग अपने मैक्सिमम स्टेज पर चला जाता है और ऐसा स्थायी रूप से दी हुई यांत्रिक दिशाओं पर निर्भर करता है। अब हमारे पास
देखते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और स्टेजेस की बात प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने अपने मॉडल में की है, जिसमें से है आपका पंगु स्वर्ण युग। पंगु स्वर्ण युग, पंगु स्वर्ण युग क्या है? देखिए, लिंपिंग गोल्डन स्टेज, जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की दर पूर्ण रोजगार के आवश्यक दर से कम हो, यानी डेल्टा के अपॉन के इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर से बट अधिक हो, डेल्टा एन अपॉन एन से ये अधिक हो, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज से कम हो, तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गोल्डन स्टेज पॉइंट पर या गोल्डन एज पॉइंट पर पहुंचती है। तो इस दशा को हम लिंपिंग गोल्डन स्टेज कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर फुल एम्प्लॉयमेंट रेट से कम हो तथा जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो, तो इस अवस्था को, जिसमें धीरे धीरे अर्थव्यवस्था स्वर्ण स्टेज पर पहुंचती है, इसे हम पंगु स्वर्ण स्टेज कहते हैं। यानी ये ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है जिसमें पूंजी निर्माण की दर फुल एम्प्लॉयमेंट रेट से कम है बट जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। दूसरा है अ लीडन एज। अ लीडन एज यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सीसा, सीसा एज, सीसा युग जिसको कहा जाता है। इस युग में पूंजी संचय की दर डेल्टा के अपॉन के, पूंजी संचय की दर जनसंख्या वृद्धि दर से कम होती है, डेल्टा एन अपॉन एन से कम होगी, तथा बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ती है। तो इससे अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की दर पहले से प्रभावित होती है या रुक जाती है। इसे सीसा युग के नाम से जाना जाएगा। अगला है रेस्ट्रेन गोल्डन स्टेज, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधित स्वर्ण युग। इसमें अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थिति तो रहती है, यानी डेल्टा एन अपॉन एन इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के तो रहता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में किन्हीं अन्य कारणों से ये होता है, जैसे श्रम संघों के दबाव के कारण ऐसी स्टेज पाई जाती है। तो ये कहलाता है रेस्ट्रेन गोल्डन स्टेज, जिसे प्रतिबंधित स्वर्ण युग, यानी इसमें लेबर यूनियन के दबाव के कारण ये स्टेज डेवलप की जाती है बट नेचुरली नहीं होती है। अगला हमारे पास है क्रीपिंग प्लेटिनम एज, यानी रेंगता हुआ प्लेटिनम, रेंगता हुआ प्लेटिनम युग। रेंगता हुआ प्लेटिनम युग का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है, अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है, लेकिन पूंजी गहन तकनीक अपनाने के कारण, पूंजी गहन तकनीक अपनाने के कारण लाभ लगातार कम होते चले जाते हैं। जब लाभ घटने लगते हैं तो ये मजदूरी दर के बराबर हो जाते हैं और पूंजी संचय, पूंजी स्टॉक समायोजन अर्थव्यवस्था में स्थैतिक रूप ग्रहण कर लेते हैं। अगला है गैलोपिंग प्लेटिनम एज। गैलोपिंग प्लेटिनम एज ये कहलाता है कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी के कारण अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में बेरोजगारी होती है और अर्थव्यवस्था में लाभ बढ़ता है तो रोजगार बढ़ेगा। जब लाभ बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और तीव्र लाभ की लालसा में अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देती है। बास्टर गोल्डन स्टेज वो होती है जिसमें बेरोजगारी विद्यमान रहती है, फिर भी संगठित होने के कारण श्रम काम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने को तैयार नहीं होते हैं। और वहीं आपके पास लास्ट है बास्टर प्लेटिनम एज, वो युग जिसमें तकनीकी प्रगति होती है, पूंजी संचय भी होता है, पूर्ण रोजगार भी विद्यमान रहता है, परंतु इसके बावजूद श्रमिकों की वास्तविक आय नहीं बढ़ती है, यानी रियल वेज ऑफ लेबर नॉट इम्प्रूविंग। तो इस प्रकार हमने कुछ स्टेजेस की चर्चा की। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का गोल्डन स्टेज है। रेफरेंस बुक के लिए हमने सबसे ज्यादा यूज किया जेपी मिश्रा जी की बुक का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो मच थैंक यू फॉर दिस यूनिक मटेरियल एंड एमएल झिंगन सर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड इंटरनेट मेरी इंटरनेट साइट। थैंक यू फॉर गूगल। तो इनका हमने प्रयोग किया है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछेगा। सो मच।